नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। इंडिगो मामले में बोले सिविल एविएशन मिनिस्टर, तगड़ा एक्शन होगा। आज भी श्रीनगर में 16 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल। जम्मू कश्मीर में चीनी नागरिक गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसीज ने पूछताछ की शुरू। संघर्ष समिति का श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन, एमबीबीएस सीटों का आंदोलन तेज। जम्मू के ऑपरेशन सिंदूर और फ्लड विक्टिम्स के लिए 350 मकान बनेंगे, एलजी मनोज सिन्हा ने रखा फाउंडेशन स्टोन। फिर से मिलेंगे चाइनीज वीजा, चाइनीज एम्बेसी 22 दिसंबर से ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन करेगी शुरू। कठुआ के सीमावर्ती खानपुर इलाके में सर्च ऑपरेशन, बीएसएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। सबसे पहले बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस को लेकर। उसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू जी। उन्होंने बयान दिया है कि उनके अगेंस्ट तगड़ा एक्शन होगा। फिलहाल आज भी श्रीनगर में 16 इंडिगो फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई हैं। तो दीपक जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है इस एयरलाइन के लिए? देखिए कांक्षा, ये एक बहुत बड़ा मामला होता जा रहा है भारत में। हम देख रहे हैं कि हर रोज फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और केवल फ्लाइट्स कैंसिल होना इशू नहीं है। आप ये देखिए कि हजारों की संख्या में ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करना था, उनकी फ्लाइट्स डिले हो गई, कैंसिल हो गई और वो लोग अपने बड़े ज्यादा जरूरी एंगेजमेंट्स जो थे वो मिस करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों की इतनी इमरजेंसी थी कि उन्हें शादियां हो या क्रीमेशंस हो या ऑफिशियल एंगेजमेंट हो, वो भी मिस करनी पड़ रही हैं। अब जो आज बयान आया है, हालांकि लोगों को इंतजार था कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आना जरूरी है, तो आज फाइनली राज्यसभा में बोलते हुए जो इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन टू सेट एन एग्जांपल फॉर द इंडस्ट्री। तो ये बयान बहुत बड़ा था कि तगड़ा एक्शन होगा और साथ ही साथ एक ऐसा एक्शन होगा जैसे हम कहते हैं कि दुनिया याद रखेगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक्शन होगा कि पूरी इंडस्ट्री याद रखेगी। तो कहीं ना कहीं एक चीज नजर आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब इस मामले को लेकर स्ट्रिक्ट है, क्योंकि लोगों का गुस्सा दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं जहां पैसेंजर्स गुस्से में हैं, तोड़फोड़ तक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो आज ही जम्मू कश्मीर में 16 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई हैं। दूसरी ओर जो मिनिस्टर है सिविल एविएशन के राम मोहन नायडू, उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिस all has happened due to internal system and mismanagement of Indigo। तो सीधा सीधा निशाना गवर्नमेंट ने भी उस कंपनी पर, इंडिगो कंपनी पर साधा है और उन्होंने साफ किया है कि जो भी सब कुछ हुआ है ये इस कंपनी की बदौलत हुआ है। और दूसरा एक और स्टेटमेंट उनका था जो मैंने नोट भी करा है, उन्होंने खास तौर पे राज्यसभा में एक और बात कही कि नो कंप्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और जो पायलट्स की बात सामने आ रही थी कि पायलट्स में अनरेस्ट है या पायलट्स में दिक्कत है, तो उसके लिए कंपनी खुद जिम्मेवार है, इसलिए एक्शन कंपनी पर होगा। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह का एक्शन लेती है। क्या इस कंपनी के राइट्स भी जो है वो भी कैंसिल किए जा सकते हैं। और एक और चीज इसमें साफ रही, राम मोहन नायडू ने एक और बात कही कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, जिसको गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाती है, मिनिस्ट्री बनाती है, उन्होंने कहा ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो होता है एफडीटीएल, उस हिसाब से भी कुछ बातें सामने आई हैं कि इंडिगो ने उसको फॉलो नहीं किया था। और अगर रूल्स फॉलो नहीं किए गए हैं तो फिर एक्शन तो बनता ही है। जी, तो ये तो रही इंडिगो फ्लाइट्स की बात। अभी उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, जो कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस वक्त कई लोग अपने डेस्टिनेशंस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं सिर्फ एक एयरलाइन की वजह से। अब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है और उससे अब सुरक्षा एजेंसीज ने पूछताछ भी स्टार्ट कर दी है। तो दीपक जी, इसमें क्या आलम चला है वहां का? देखिए, ये एक बड़ी खबर है जी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जम्मू कश्मीर, खासतौर पे कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके से एक चाइनीज सिटीजन को गिरफ्तार किया जाना और खास तौर पे उसकी पोजेशन से एक चाइनीज फोन
और उसके साथ एक भारतीय सिम मिलना, और जब उसमें जो डाटा मिल रहा है, अब तक जो सोर्सेस का कहना है कि उसमें काफी ज्यादा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, टेक्स्ट मिला है, यानी कि शायद उसने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के पिक्चर्स भी क्लिक करे हैं, कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है। इस चाइनीज सिटीजन का नाम हु कॉन्ग ताई है, 39 वर्षीय इसकी आयु है, और जो जानकारी सामने आ रही है ये बिना परमिशन के दिल्ली से कश्मीर और लद्दाख गया है। और खास तौर पे कोई भी फॉरेन नेशनल अगर भारत में ट्रेवल कर रहा है तो उसे बताना होता है कि उसे कहाँ जाना है, और अगर उसके पास दिल्ली आने की परमिशन है और वो कश्मीर गया है, लद्दाख गया है, वहां उसने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के पिक्चर्स लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो स्पाइंग कर रहा था। स्पाइंग यानी कि जासूसी, और अगर वो जासूसी कर रहा था तो फिर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। और जो इसकी इंटरनल जानकारी है आकांक्षा, जो हमारे पास सोर्सेज से आई है, वो ये है कि दरअसल ये नागरिक जब कश्मीर में था तो इसने अपना चाइनीज फोन ऑन करा, और खैर भारत का सर्विलेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त है, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कहीं ये पता चला कि कश्मीर में किसी जगह चाइनीज का कोई चाइनीज फोन कोई एक्टिव हुआ है। उसके बाद लोकेशन जो है आइडेंटिफाई की गई, ट्रैक किया गया, करने के बाद सुरक्षा एजेंसियों का एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और कुछ और सुरक्षा एजेंसियां, जब मिलकर काम किया गया, इसे अरेस्ट किया गया, और जो जानकारी है इसे जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर ले जाया गया है, जहां पर अलग अलग एजेंसियां अलग अलग तरीके से इससे क्वेश्चनिंग करेंगी, और अगर क्वेश्चनिंग में कुछ इंक्रीमेंटिंग पाया गया, कुछ सस्पिशियस पाया गया, तो जाहिर सी बात है फिर एफआईआर लगेगा और आगे की कार्रवाई होगी। जी दीपक जी, अभी चाइना के साथ हमारे रिश्ते हाल ही में थोड़े सुधरने लगे हैं जी, तो ऐसे में ये चीज हो जाना थोड़ा सा, देखिए ऐसा हमेशा रहता है, पहले भी ऐसा होता है, हालांकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या इंडियन एम्बेसी ने क्या इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी चाइनीज एम्बेसी को दी है या नहीं दी, क्योंकि अभी शायद क्वेश्चनिंग चल रही है और बहुत प्रीलिमिनरी क्वेश्चनिंग है, और अगर इससे कुछ निकलता है और एफआईआर होता है तो फिर बात ये भी होती है कि आखिर ये इसको किसने भेजा है, क्यों ये ऐसा कर रहा था, क्या किसी टेररिस्ट आउटफिट का ये जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको सारा कुछ रहेगा, मगर दो नेशंस की आपसी जो है रिश्ते, मुझे लगता है उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा, मगर हाँ ये मैटर ऑफ कंसर्न रहता है। और अब वैसे ही पिछले कुछ देर से इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ कुछ बेटर हो रहे हैं, और हमारी आगे स्टोरी है जो उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आगे स्टेप लिए जा रहे हैं कि ये रिलेशंस और बेटर हो। अब बात करेंगे माता वैष्णो देवी एमबीबीएस सीटों पर चल रहे आंदोलन को लेकर। तो दीपक जी, आज श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर कटरा में विरोध प्रदर्शन किया गया संघर्ष समिति द्वारा, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आकांक्षा जी, ये प्रदर्शन अब एक बड़ा आंदोलन का जो है रूप ले सकता है। हम देख रहे हैं पहले जम्मू में प्रदर्शन हुए 2 दिन पहले, अब आज कटरा पहुंची थी संघर्ष समिति के लोग, और उन्होंने कटरा में जो है बड़ा एक प्रदर्शन किया, और कटरा में उन लोगों ने साथ भी दिया, श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया, और नारेबाजी यही कर रहे थे कि आखिर एमबीबीएस की सीटों को लेकर ये जो एडमिशन हुई हैं इसको निरस्त किया जाए, यानी कि इसको सस्पेंड किया जाए, इस बार के लिए खत्म किया जाए। अब देखना यह है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जिनकी एक सोसाइटी के तहत श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस आता है, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मिलकर क्या फैसला लेते हैं। हमारे पास जो जानकारी है हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताई, और शायद द न्यूज रूम 24 आवाज अकेला ऐसा न्यूज प्लेटफॉर्म है जिन्होंने डिटेल में सारी स्टोरीज पे की है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कोई ना कोई हल जो है केंद्र सरकार निकाल रही है, उनके पाले में बॉल है। अब देखना यह है कि हल कब तक निकलता है, और तब तक संघर्ष समिति भी अपना आंदोलन तेज कर रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है, और ऐसे में अगर कोई फैसला नहीं आता तो फिर इसे एक उग्र आंदोलन का रूप भी दिया जा सकता है, और जनता भी अब उनके साथ इस मुद्दे पर जुड़ रही है, क्योंकि लोगों में इसमें काफी मायूसी, नाराजगी भी है। वो नाराजगी श्राइन बोर्ड के अगेंस्ट है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो लोग कहीं ना कहीं इस मैटर को लेकर कंसर्न बहुत ज्यादा है। फेथ का इशू है, और हमेशा जब आस्था की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि लोग जुड़े हुए होते हैं। तो आज का प्रदर्शन जो संघर्ष समिति का था कटरा में हुआ, इसके बाद वो जम्मू में धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर लोगों को जोड़ रहे हैं और आगे प्रदर्शन अपने करेंगे। जी, अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। जम्मू में ऑपरेशन सिंदूर और फ्लड विक्टिम्स के लिए मकान बनाए जाएंगे। आज एलजी मनोज सिन्हा ने उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा। तो दीपक जी, कब तक बन सकते हैं उनके ये मकान?
आकांक्षा, हमने पहले भी देखा कि पुंछ में, राजौरी में और उसके बाद रामबन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गए और उन्होंने वहां के लोगों को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में और हाल ही में आए जो बाढ़ आए थे जुलाई अगस्त में, उसमें जो नुकसान लोगों का हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज में, वो उनको कवर अप करने के लिए वहां पर उन्हें मकान बनाकर दिए जाएंगे। तो ऐसा काफी देर से हालांकि इंतजार हो रहा था कि जम्मू में भी तो लोगों का नुकसान हुआ है, तो फाइनली आज जम्मू में फाउंडेशन स्टोन रखा गया। करीबन 350 फ्लैट बनेंगे और जो है 350 करोड़ के करीब 35 करोड़ के करीब ये जो है ये प्रोजेक्ट है 6 महीने में बनकर तैयार होगा और 2026 में अप्रैल मई के बाद कभी भी इनको मकान दिए जाएंगे। 3 BHK फ्लैट बनेंगे। और हमने इसमें देखा कि काफी ज्यादा लोगों की मांग थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू शहर में भी लोगों का नुकसान काफी हुआ और सीमावर्ती इलाकों में, नगरोटा में, घरोटा इलाके में, बांतला में लोगों के नुकसान काफी हुए। तो इसलिए आज बीजेपी के 6-7 विधायक जो जम्मू नॉर्थ, वेस्ट, साउथ से, आरएसपुरा से, नगरोटा से, मढ़ से, ये सभी विधायक भी साथ में थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कन्वेंशन सेंटर में एक बड़े कार्यक्रम में इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया और साथ ही साथ कहा कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए ये एक अच्छा मौका होगा, उन्हें वापस सरकार घर दे रही है। और HRDS एक जो है NGO है, उनके साथ मिलकर ये घर बनाए जा रहे हैं और ये वाकई में लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि जिनका नुकसान हुआ कम से कम उन्हें मुआवजे के रूप में घर मिलेंगे। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं फिर से चाइना के साथ। अब रिलेशंस तो अच्छे हुए हैं, इसीलिए अब हमें चाइनीज एम्बेसी अब 22 दिसंबर से ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन भी स्टार्ट करेगी। तो दीपक जी, यहाँ तो अब दिख रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशंस हैं वो बेटर तो हो चुके हैं। देखो, पिछले हमने अगर करीबन 6-7 महीने की बात करें तो इंडिया चाइना रिलेशंस में काफी सुधार आया। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां विजिट भी करा था और उसके एक समिट में, उसके बाद बातचीत में भी आगे बढ़ोतरी हुई, बिजनेस को लेकर भी बात बढ़ी। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पेशली जब US के साथ थोड़ी सी हमारी दिक्कत बढ़ी, तब हमने देखा कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस में भी सुधार आया। तो अब एक चाइना की तरफ से अच्छा डिसीजन आया है, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशंस फ्रॉम December 22। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं कि पहले भी जो है कुछ वीजास मिलते थे, मगर आम नागरिकों को अगर घूमने जाना है चाइना, यहाँ स्टूडेंट्स को वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, ऑफिशियल कुछ बिजनेस रिलेशंस बेटर करने हैं, तो उसके लिए वीजास तो चाहिए होते हैं। तो चाइना ने ओपन कर दिया इंडियंस के लिए वीजा और उनकी एम्बेसी 22 सितंबर से ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशंस निकाल देगी। इसमें क्या रहेगा कि आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वीजा के लिए वो आपको एक डेट देंगे, वहां इंटरव्यू जैसे एक होता है वीजा के लिए वो होगा और उसको कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा कि बहुत इजी किया जाए इंडियंस के लिए, इजी वीजा दिए जाए। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप चाइना घूमना जाना चाहते हैं, टूरिज्म के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, स्टडीज के लिहाज से, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। और अब देखना है कि उम्मीद तो यही है कि भारत के चाइना के साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशन रहे और इसका लाभ भी यहाँ के लोगों को और वहां के लोगों को मिले और बिजनेस भी बढ़े, क्योंकि बहुत सारा व्यापार भारत का चाइना के साथ रहता है। अब स्टूडेंट्स भी वहां पढ़ने बहुत से जाते हैं, तो ये एक अच्छा डिसीजन है। 22 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो आप लगा सकते हैं। चाइनीज वीजा करके एक जो है ऐप लॉन्च होगा, एक वेबसाइट होगी, उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे और उसके बाद आपकी वीजा के लिए एम्बेसी में इंटरव्यू आपके किए जाएंगे। जी बिल्कुल, मतलब पहले भी आप चाइना जाते थे, बट अब इजीली चाइना जा पाएंगे क्योंकि आपको वीजा ऑनलाइन ही मिल जाएगा। जी। अब बात करें अगली खबर को लेकर, तो कठुआ के सीमावर्ती खानापुर इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, BSF और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। तो दीपक जी, क्या सस्पिशियस एक्टिविटी वहां पर पता चली है? आकांक्षा, सुबह की एक खबर है कि कुछ जानकारी थी कि कठुआ का जो खानपुर इलाका है मरहीन पुलिस पोस्ट के तहत ही आता है। मरहीन बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका है और वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई थी। कुछ लोगों ने जानकारी दी थी पुलिस से, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है इसलिए BSF और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। अभी तक वहां से कुछ जो आखिरी जानकारी है कुछ मिला नहीं है और ये कि अलर्टनेस हमेशा रहती है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है थोड़ा सा फॉग ज्यादा हो जाती है, धुंध होने के कारण, कोहरा होने के कारण बॉर्डर पे जो है सर्विलेंस में दिक्कत आती है। इसलिए इस दौरान ज्यादा कोशिश होती है पाकिस्तान की तरफ से भी इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए और इसलिए अलर्टनेस भी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। तो एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, मगर जो जानकारी है कि उसमें कुछ खास नहीं मिला है। जी, तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों या यादों में उलझे रहते हैं, जबकि हमारा भविष्य हमारे सामने कई संभावनाओं के साथ खड़ा है। इसीलिए पीछे देखने के बजाय आगे की तरफ ध्यान दें।
तो ये था आज का थॉट और आज का BTH। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।